सभी मेरे प्रिय साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्राचीन काल का इतिहास और इसी प्राचीन काल के इतिहास में हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम विदेशी आक्रमण पढ़ रहे थे। विदेशी आक्रमण, इससे पहले हमने हिंद यवन आक्रमण को कंप्लीट किया। जो हिंद यानी यूनानी आए थे हिंदुस्तान के अंदर, उनको पढ़ा था। आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए उसके बाद जो आए वो कौन आए? शक, या इसे हम कह सकते हैं सीथियन। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल। ये जो शक सीथियन थे, इनका जो मूल स्थान था वो कहाँ था? मध्य एशिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लोग हैं वो कहाँ से आए थे? यह लोग मध्य एशिया से आए थे। अब आपके कुछ प्रश्न हैं कि सर कि आप थोड़ा ये भारतीय इतिहास की क्लास लाने में देरी कर रहे हो। सिर्फ एक दिन का ही गैप होता है, क्योंकि अब उधर उधर मतलब जैसे राजस्थान का भी करवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब एसआई वगैरह, एसआई की जो तिथि है वो घोषित कर दी है। 4 सितंबर को एसआई का एग्ज़ाम होगा, तभी ये करवाना ज़रूरी हो गया। और अब मैं दिन रात कंटिन्यूटी, क्योंकि मेरे को आपसे ज़्यादा मेरे को चिंता है आपकी, क्योंकि अभी जस्ट मैं सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शुरू करने वाले हूँ जल्द ही। बिल्कुल, तो आप बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप। बिल्कुल। अब सुनिए, आप थोड़ा शेयर वेयर कर दिए। अगर आप शेयर नहीं करते, कुछ करते हैं बिल्कुल, कुछ स्टेटस भी लगाते हैं, शेयर भी करते हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, हाँ गुरुजी देखो मैं इतना शेयर किया है, बिल्कुल उनका दिल से आभार, बहुत बहुत आभार। और थोड़ा थे भी कर दिया करो। सुनो फिर, शक जो शासक थे, इनका मूल स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। भारत में जो ये प्रवेश करते हैं, ये भारत में प्रवेश किस दर्रे से करते हैं? तो एक दर्रा जिसका नाम क्या है? बोलन दर्रा। देखो, आर्य जो आए थे, आर्यों ने जो प्रवेश किया था वो खैबर दर्रे से किया था, जबकि शकों ने जो प्रवेश किया था वो बोलन दर्रा से। शक का जो प्रथम शासक था उसका नाम है मावेज या माउस, यानी प्रथम का मतलब यही इस वंश का क्या है? संस्थापक। तो शक सीथियन वंश का संस्थापक कौन है? मावेज या माउस। अब ये सर ऐसे क्यों लाई? एक छोटा सा वंश था, वनडे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए इसको बस केवल कंठस्थ कर लेना, कोई कहानी वाली बात नहीं होगी तो छोटी मोटी बता दूंगा। बिल्कुल ठीक है। अब शक में जो शासक हुए उन्हें क्या कहा जाता था? क्षत्रप। इसकी बात मैं पीछे करके भी आया हूं, क्योंकि जो क्षत्रप है, क्षत्रप कहते थे प्रांतपति को। किसे कहा जाता था? प्रांतपति को। तो मतलब शासक यानी प्रांत का पति हो गया। इन शासकों को क्या कहा जाता था? क्षत्रप। तो किस काल में, वनडे एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, किस काल में या किस वंश में या कौन शासकों को क्षत्रप कहा जाता था? तो शक जो थे यह क्षत्रप कहते थे। इन शकों की 5 शाखाएं थी। कुल कितनी शाखाएं थी? 5। जबकि भारत में कितनी शाखाएं थी शकों की? 2। याद रखना, शकों की जो भारत के अंतर्गत शाखा थी वो कितनी थी? 2 शाखाएं थी, जिसमें से हम पढ़ते हैं एक तो उत्तरी क्षत्रप और एक पढ़ते हैं पश्चिमी क्षत्रप। देखो मेरे प्रिय साथी, उत्तरी क्षत्रप की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र था वो था ये वाला, और पश्चिमी क्षत्रप वाले इस क्षेत्र में बसे थे। बिल्कुल, तो ये उत्तरी क्षत्रप हो गया, ये पश्चिमी। उत्तरी क्षत्रप के अंदर शामिल किया था इन्होंने यहाँ गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला और एक मथुरा को। और जो पश्चिमी क्षत्रप है, यह जो शाखा है ये वाली इनकी सबसे प्रसिद्ध, सर्वाधिक जो प्रसिद्धता हासिल करती है वो कौन सी शाखा करती है? पश्चिमी शाखा हासिल करती है। और मेरे प्रिय साथियों, ये जो पश्चिमी क्षत्रप थे इसके अंदर जो आता है, जैसे हम बात करें नासिक, जैसे बात करें उज्जैन, तो इसके अंतर्गत ये शामिल था। सबसे प्रसिद्ध जो शकों की शाखा हुई थी वो कौन सी हुई थी? पश्चिमी क्षत्रप शाखा। तो यह सबसे क्या हुई थी? प्रसिद्ध क्षत्रप शाखा हुई थी। अब आइए आगे बात करते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य याद करना, आगे हम और भी बात करेंगे। स्मरणीय तथ्यों में क्या? जो शकों ने सिक्के चलाए
उन सिक्कों पर शिव व पार्वती के चित्र मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वन डे एग्जाम में यहां से प्रश्न मान के चलना, एग्जामिनर पूछ लेगा। बिल्कुल सुनिएगा, ये जो शत्रप थे, शक थे, शक ने जो सिक्के चलाए उन पर शिव व पार्वती के क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं। शिव व पार्वती के चित्र मिलते हैं। इनकी जो शक वंश है ये भारत में आए, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मिलिंद पंडोह के अंदर। कहाँ मिलती है? मिलिंद पंडोह में। और हम बात करें चीनी जो लेखक थे, यानी चीन से जो लेखक आए या चीनी इतिहासकार है, उन्होंने शकों को क्या बताया? सुई। तो चीनी इतिहासकारों ने वन डे एग्जाम में मेन बात ऐसे मानो कि 24 कैरेट की बातें जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि आभूषण तो 22 कैरेट से बनते हैं, हमें 24 कैरेट चाहिए। तो ये 24 कैरेट यानी चीनी लेखक जो शक थे उन्हें क्या कहते हैं? सुई। आगे बात करते हैं, इसी शकों के अंदर एक वंश हुआ जिस वंश का नाम है चष्टन वंश। चष्टन जो वंश था वो इस क्षेत्र में था। चष्टन वंश के संस्थापक जो है वो कहा जाता है किसे? यशोमौतिक को। तो चष्टन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? यशोमौतिक को। और इसी के आगे अगर हम बात करें, इस वंश का सबसे महान व सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ था वह हुआ था रुद्रदामन। सभी मेरे प्रिय भाइयों ने नाम भी सुना होगा कि रुद्रदामन, बहुत इतिहास में भी नाम सुनने को मिलता है। रुद्रदामन का जो शासनकाल है 130 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व, यानी कुल कितने वर्ष शासनकाल किया? तो ये बात आप भी याद रखना, 20 वर्ष। समझ में आई? जी सर। ये जो रुद्रदामन था ये संगीत में निपुण था, यानी संगीत वगैरह जो है बजाने में बहुत कलाकार व्यक्ति था। कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने क्या हुआ? रुद्रदामन ने यहाँ इस क्षेत्र में मैंने बताया, ये जो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर एक वंश ने राज किया जिसका नाम था सातवाहन वंश। और इस सातवाहन वंश का एक शासक था जिसका नाम है पुलमावी द्वितीय, पुलमावी। इस पुलमावी को क्या करता है? यह 2 बार पराजित करता है। कौन करता है? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने सातवाहन शासक पुलमावी को युद्ध में 2 बार हराया। एक तो ये बात याद रखना। फिर इतिहास का चर्चा का विषय रहता है सुदर्शन झील, और सुदर्शन झील में आईएएस मेंस की दृष्टि से भी सवाल बन सकता है। सुदर्शन झील के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो ये लिखते ही कम से कम आपसे कह दे 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 15 से 20 शब्दों में लिखो। हो सकता है 5 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है मेंस में, और वन डे एग्जाम में तो बहुत बार प्रश्न आए भी हुए हैं। तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। सुदर्शन जो झील है वो गुजरात के अंदर सौराष्ट्र प्रांत में है। ये सुदर्शन झील का जो इतिहास है ये मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि इसका 4 बार पुनर्निर्माण करवाया गया था। वो कैसे हुआ, क्या बिजली गिरी, इस पर एक बार बांध भी बनाया गया, वो भी टूट गया, सारी बातें बताई हुई हैं। ये बात आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? जब आप जीके बाय अजय सर चैनल खोलो तब प्ले लिस्ट में जाना, और प्ले लिस्ट में जाओगे तो मैंने अलग से कॉलम बनाया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास, उसमें जाना, वहाँ लिखा मिल जाएगा आपको सुदर्शन झील का इतिहास। अगर वैसे ना मिले तो आप यूट्यूब पर सीधा सर बोल लेना कि सुदर्शन झील बाय अजय सर, बोलते ही आ जाएगा। तो आप उसको अच्छी तरह से इसके आगे ही नोट डाउन कर लेना। वैसे भी मैंने मौर्य काल के अंदर इसको अच्छी तरह से करवाया है। फिर हम बात करें सुदर्शन जो झील है, इस सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है एक अभिलेख से, जिस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है यह भी किसने लगवाया था? रुद्रदामन ने। मेरे प्रिय साथियों, जूनागढ़ अभिलेख की 2 बातें याद रखना। कैसर क्या? एक तो ये कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया जो पहला अभिलेख है वो कौन सा है? जूनागढ़ का अभिलेख। मेरी एक बात और ध्यान में सुनना। अब आप कई प्रश्न बन जाता है, ऑफलाइन में होता था, कई प्रश्न पूछ लेते
क्या गुरुजी जो अशोक के लिखे गए थे शिलालेख या अभिलेख वो किस भाषा में थे, वो किस लिपि में थे? देखो उसके समय ग्रीक कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो संस्कृत भाषा का विकास हो रहा था वो किस लिपि में हो रहा था? तब वो आप कहोगे सर वो तो ब्राह्मी लिपि में हो रहा था। बिल्कुल जायज़ राइट बात है कि संस्कृत भाषा का विकास होता है ब्राह्मी लिपि में, लेकिन वर्तमान में जो लिपि है वो देवनागरी है। लेकिन उस समय हम ऐसे नहीं कह सकते कि अशोक के जो शिला अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है। नहीं, लिपि ब्राह्मी थी। ख्रोष्टी लिपि का से हमने पढ़ा था पीछे, ख्रोष्टी लिपि, तो उसका भी नाम सुनने को मिलता है इनके अभिलेख शिलालेखों में अशोक के। लेकिन संस्कृत भाषा का कहीं भी इससे पहले अभिलेख नहीं मिला। ये जो अभिलेख है यह चंपू शैली में लिखा गया है। किस शैली में है? चंपू शैली में। सर चंपू शैली का मतलब क्या होता है? चंपू शैली का मतलब ये कि यह गद्य व पद्य दोनों के अंदर लिखा गया है। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। सुनिएगा आगे। इसका जो सुदर्शन झील का जो पूर्ण यानी मरम्मत है वो कौन करवाता है? रुद्रदामन। एक बात ये याद रखना, इस शक के अंदर ही एक वंश आता है शकों में, चष्टन वंश के बाद, जिसका नाम है शहरात वंश। और एक ही बात याद रखनी है इसकी हमें कि शहरात वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो शहरात वंश का जो संस्थापक है वो है भूमक। कौन है? भूमक। और नोट लगा के ये 12th क्लास में हमारी जो हिस्ट्री की बुक है वहाँ से लिया। बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये पजल का विषय रहता है। शायद कुछ विद्यार्थियों को आज पता लगेगी, ये कमेंट करके बताना कि किस किस को आज पता लगी ये बात। देखो ये समय है, ये बात है 58 ईसा पूर्व की। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य ने ये जो शक थे इन शकों को निर्णायक युद्ध के अंदर हराता है। कौन हराता है? विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य की जो जीत थी, जो विजय थी, ये इतिहास के अंदर इतनी प्रसिद्ध हुई क्योंकि निर्णायक युद्ध में एकदम आमने सामना करते हुए इसने शकों को पराजित किया। और उस समय इस क्षेत्र में शकों का डंका बजता था, तो डंका बजने के अंतर्गत पराजित किया। तब क्या हुआ आगे चलकर, पहले मैं थोड़ा सा बात बता दूं इसकी, कि इस विक्रमादित्य ने इस शकों की विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत वही है जो 57 ईसा पूर्व में शुरू। अब जैसे देखो, एक तो हम शक संवत पढ़ते हैं, एक हिजरी संवत पढ़ते हैं, एक गुप्त संवत पढ़ते हैं। पिछले एसआई के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, सुनना मेरी बात ध्यान से। विक्रम संवत के अंदर कोई भी सन पूछा जाए आपसे, उसके अंतर्गत 57 ऐड किए जाते हैं, 57 जुड़ते हैं। वर्तमान में देखें तो अब चल रहा है 2021। अगर यही तिथि आपसे पूछ ले कि विक्रम संवत कब है, तब इसके अंतर्गत आप क्या ऐड कर दोगे? 57। तो ये क्या हो जाएगा? 78, यानी 2078 ईस्वी सन चल रहा है। किसके अनुसार? विक्रम संवत के अनुसार। यही हमारा हिंदू कैलेंडर है, तो मानना तो यही चाहिए, है नहीं? जो 13 अप्रैल से हमारी नई साल शुरू होती है, नहीं हम तो 1 जनवरी को बनाएंगे। बनाओ भाई, हम अंग्रेज हैं। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, मैं अगर पूछूँ ना आपसे जनवरी फरवरी सुनाओ थे, जे लागूगा बड़ा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बोल देगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सुनाओ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मौध शीश पास माघ फाल्गुन, बहुत लोगों के हाथ और पैर फूल जाएंगे। क्यों? हिंदू है, ये भारत की परंपरा रही है। भारतीय थोड़े से ज़्यादा भारी बातों पर ध्यान रखते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझो इन चीज़ों को आप, ठीक है। अब कहते हैं इस विजय ने विक्रमादित्य को इतनी लोकप्रियता व इतनी प्रतिष्ठा बढ़ा दी कि लोग इसके नाम को, ये जो विक्रमादित्य नाम है, नाम को महान उपाधि में बदल देते हैं।
यानी ये जो विक्रमादित्य नाम है, ये एक महान भारत की, राजस्थानी नहीं, भारत की महान उपाधि के अंदर बदल गया था। और इस विक्रमादित्य उपाधि को सर्वाधिक जो ख्यात मिलती है वो गुप्त वंश के अंदर मिलती है। किस काल के अंदर? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। इस गुप्त काल के अंतर्गत हम ये बातें भी जानेंगे अच्छी तरह से। तो हम उम्मीद करेंगे आपको इतना अच्छी तरह से समझ में आया। अब इसके बाद एक वंश और आता है जिसे हम पढ़ते हैं पहलव या पार्थियन वंश। अब आइए उसकी बातें थोड़ी सी, बस थोड़ा सा है, वो छोटा सा सिंपल है, बिल्कुल आसान है, इसी तरह सिंपल है, उधर ना डिस्टर्ब, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया तरह से समझ में आ रहा है ये। तो थोड़ा बता दिया करो, कमेंट में बताया करो, कमेंट में पता लगता है। आप मेरे सामने तो ऑफलाइन में तो कह दो हाँ गुरुजी बढ़िया समझ में आवा है। अब ये मैं क्या बताऊँगा, तो ये मैं ऑफलाइन वाली फीलिंग मैं था ना दिलाने की कोशिश करूँ तो थे भी मैंने जल्द ही दिलाओ। अब सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल भाई। इसके बाद जो एक वंश आया, उस वंश का नाम था पहलव। भाई पहलव, या इसे हम बोल सकते हैं पार्थियन वंश। अब ये जो थे ये किस तरह से, तो इनकी भी चर्चा करेंगे। देखो ये हमारा क्या है, प्यारा सा स्वर्ण सा भारत। भारत है जी सर। पहलव जो ये थे, इनका जो मूल स्थान था, बताते हैं ये लोग ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। पहलव वंश का पहला राजा जिसने भारत पर आक्रमण किया, उस राजा का नाम क्या था? तो उस राजा का नाम था बोनोनिज। बोनोनिज ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। तो किस पहलव शासक ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तब आप कहोगे कि बोनोनिज ने। और इसके बाद एक शासक होता है जिसका नाम है गोंडोफर्निज। क्या गुरुजी से किसा नाम है तो करा के जिए तो जिए कैसे। इसका शासनकाल है 20 ईस्वी से 41 ईस्वी। गोंडोफर्निज था। इसके समय क्या हुआ, इसने पहले अपनी बात करें राजधानी किसको बनाया, तो इसने जो अपनी राजधानी है वो एक क्षेत्र को बनाया यहाँ, और इसका नाम क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला को क्या बनाया? अपनी राजधानी। और ये मेरे प्रिय साथियों जो गोंडोफर्निज था, इसके समय सेट टॉम्स ने, सर टॉम्स नहीं है, सेट टॉम्स है, सेट टॉम्स ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया। भारत में ईसाई धर्म का क्या किया? प्रचार किया। तो किस शासक के समय सेट टॉम्स ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया? तो यहाँ इस शासक ने। इसके बाद एक राजा हुआ जिसका नाम था मित्रदात। इसकी एक ही बात याद रखनी है, यह पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक था। पहलव वंश का क्या था? ये वास्तविक संस्थापक। बिल्कुल। तो मित्रदात पहलव वंश का क्या था? वास्तविक संस्थापक। तो ये थे पहलव। आज की क्लास में हमने शक को पढ़ा, पहलव को पढ़ा। कल हम एक नया वंश पढ़ेंगे जिस वंश का नाम है कुषाण वंश। क्या नाम है भाई? कुषाण वंश। और जो मेरा प्रिय साथी हमारे टेलीग्राम परिवार से नहीं जुड़ा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है, जीके बाय अजय सर नाम से है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे वहाँ पहले मिल जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
और एक बार महाकाल का जयकारा लगाकर इसको शेयर कर देना, क्योंकि हम भारतीय समाज के हैं। हमें भाई बहन की जो एकता है, हमारी संस्कृति है राजस्थान की, वो वैसे ही झलकनी चाहिए। बिल्कुल। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।